की सिचुएशन बन रही है। जी हां, पाकिस्तान के चारों प्रांत अशांत हैं। बलूचिस्तान में बलोच अपने हक को लेकर अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और पश्तून पाकिस्तान से अलग होने के लिए हथियार उठा चुके हैं। सिंध प्रांत में भेदभाव को लेकर आए दिन संघर्ष का आलम है। बाकी पंजाब प्रांत पूरे पाकिस्तान की कमाई पर हक जताता रहा है। पाकिस्तान के अंदर TLP का अलग रुख है, जो गाजा के मुद्दे पर मुनीर का खुलकर विरोध कर चुका है। POK में करीब 40 दिन से ज्यादा वक्त से जंगी प्रदर्शन चल रहे हैं। इमरान खान के समर्थक अलग से मुनीर के लिए मुसीबत बने हुए हैं और ये सब तब हो रहा है जब से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कमान संभाली है। माना जा रहा है कि मुनीर के आने के बाद पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस तरह पाकिस्तान एक बार फिर गंभीर आंतरिक संकट के दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हालिया हिंसा और सुरक्षा कर्मियों की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों ने देश के भीतर बढ़ते असंतोष को उजागर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोह हमलों में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौत के बाद जब उनके शव हॉस्पिटल पहुंचे तो परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने सेना और सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में लेना पड़ा। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में लंबे समय से संसाधनों पर अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय अधिकारों को लेकर अलगाववादी गुट आंदोलन सक्रिय है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। सिंध में भी वक्त वक्त पर राजनीतिक और क्षेत्रीय असंतोष देखने को मिलता है, जबकि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में भी लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के बीच टकराव ने राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा दिया है। इन सभी घटनाओं के बीच पाकिस्तान में जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान एक साथ सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। दरअसल 2 दिन पहले बलूचिस्तान पर हुए BLA के हमले में 42 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी, जबकि कई जवान जख्मी हुए हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान इन आंतरिक संकटों से कैसे निपटता है और क्या हालात को शांत करने के लिए कोई प्रभावी राजनीतिक समाधान निकल पाए। दर्शकों, 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जरा कंटेंट पर आते हैं, ग्राफिक्स पर आते हैं, क्या पाकिस्तान में चल रहा है वो आपको बताने, जताने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। खबर क्या है, सबसे पहले समझिए क्वेटा में हुआ क्या है जो इस तरह के हालात बन रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, क्वेटा में सुरक्षा कर्मियों की मौत के बाद वहां पर विरोध और भड़क गया है। लोग और ज्यादा नाराज और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। परिजनों ने सेना प्रमुख के खिलाफ नारे लगाए हैं। वहां पर जब बॉडीज पहुंची, लाशें पहुंची, तो जो परिजन थे वो दुखी थे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। अस्पताल के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव की खबरें भी आ रही हैं, झड़प की खबरें भी आ रही हैं। दर्शकों, फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। जी हां, और बलूचिस्तान में लंबे वक्त से जारी असंतोष पाकिस्तान को मुश्किल पैदा कर रहा है। पाकिस्तान कई मोर्चों पर आंतरिक संकट से घिरा हुआ है। राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां लगातार पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा रही हैं। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से जो असंतोष चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, बलूची विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनल जो इश्यूज है पाकिस्तान के लिए वो बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अब पूरी दुनिया राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां लगातार उसके लिए बढ़ी हैं। पूरी दुनिया इस खित्ते को देख रही है, इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड को देख रही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की प्रमुख वजहें क्या है? बलूची विद्रोही क्यों विद्रोह कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार का एक बहुत बड़ा रिसोर्स बलूचिस्तान में है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता का मुद्दा भी बलूची विद्रोही लगातार उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके हिस्से का, उनके हक का पाकिस्तान नहीं ले सकता। लंबे वक्त से अलगाववादी आंदोलन की मौजूदगी है। बलूची विद्रोही BLAs लगातार पाकिस्तानी सेना और वहां के पॉलिटिकल रेजिम पर हमलावर हैं, जिसकी वजह से सरकार और सेना दोनों के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। सुरक्षा अभियानों और हिंसा के आरोप भी लगे हैं। बलूची विद्रोह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना उनके साथ गलत तरीके से पेश आ रही है। बहुत सारे BLAs के जो लड़ाके उनको मारा गया है, उनका अपहरण किया गया है। बेरोजगारी और विकास में असमानता के आरोप भी लगे हैं। यानी सारा जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन बलूचियों को कोई पूछ नहीं रहा है। गैस, खनिज और बंदरगाहों से जुड़े लाभ के बंटवारे पर भी विवाद है, क्योंकि वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उससे होने वाले फायदे को लेकर भी बलूची विद्रोही लगातार आवाज उठा रहे हैं। स्थानीय पहचान और संस्कृति अधिकार का मुद्दा भी वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर उठा हुआ है। केंद्र और प्रांत के बीच विश्वास की कमी भी दिखाई दे रही है। बलूची विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा चुके हैं और लगातार हमले भी कर रहे हैं। 42 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है पिछले दिनों बलूची विद्रोहियों के अटैक में। जी हां, बलूचिस्तान के प्रमुख खनिज क्या हैं?
जिसका दोहन पाकिस्तान करता है। नेचुरल गैस वहाँ पे बहुतायत में है, जिसका पूरा फ़ायदा पाकिस्तानी जनता को मिल रहा है, लेकिन बलूचियों को नहीं। तांबा बहुत क्रूशियल मेटल है, तांबा बड़े पैमाने पर वहाँ पाया जाता है। कोल का बहुत बड़ा भंडार है वहाँ पर। आयरन ओर जो लौ अहिस्क जिन्हें कहते हैं वो वहाँ बड़े पैमाने पर है। कोमाइट, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे जो बहुमूल्य पत्थर हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर सारा जो वहाँ पर जो खदानें हैं, वहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन चल रहा है, उसका फ़ायदा बलूचियों को नहीं मिल रहा है और इसीलिए बलूची परेशान है। इसीलिए वहाँ पर विद्रोह का बिगुल बजा हुआ है। बलूची कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित किया जाना चाहिए। वो पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाहते हैं और ये सबसे गंभीर मसला है, जिसकी वजह से वहाँ पर बलूची विद्रोही लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आयरन और कॉपर, क्रोमाइट, ग्रेनाइट, ये जो इंपॉर्टेंट वहाँ पर एक्सट्रैक्शंस हो रहे हैं, इसका पूरा फ़ायदा बलूचियों को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान सरकार उसका फ़ायदा खुद गटक रही है। आगे बढ़ते हैं। क्या मुश्किल है मुनीर साहब के लिए, आइए देखते हैं। आसिम मुनीर ने बलोचों को अपमानित किया है। मुनीर ने संभाली जब कमान, तब से पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो गई है। आसिम मुनीर पर लगातार आरोप लगते रहे। बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां तेज़ हुई हैं। मुनीर के आने के बाद से वहाँ पर बलूची विद्रोही ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, ज़्यादा एक्शन में आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा और शासन के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। आसिम मुनीर के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं और अलग अलग मोर्चों पर हैं। टीएलपी के कई मौक़ों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन भी किए हैं। अब वहाँ पर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में अधिकारों को लेकर असंतोष है। वहाँ की जनता भी अपने मिलने वाली सहूलियतें और जो सरोकार है उससे परेशान है कि उनको उनके हिस्से की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। पीओके में आवामी एक्शन कमेटी का बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसे हम जैक कहते हैं, जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, और वो लगातार पिछले 40 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश के भीतर सेना की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पीओके की जनता मांग कर रही है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहती है। इसके अलावा अफगान सीमा पर तहरीक-ए-तालिबान से भी लगातार टकराव हो रहा है। वहां पर भी हालात ठीक नहीं है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सैन्य मोर्चों पर सक्रियता भी, और खबर यह भी आई कि अपनी आर्टिलरी जो उनकी ब्रिगेड है उसको भी शिफ्ट किया गया है तहरीक-ए-तालिबान के खिलाफ जंग के लिए अफगानिस्तान बॉर्डर पर। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल आर सुधाकर जी मेरे साथ हैं, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हसाम दुरानी साहब भी मेरे साथ कुछ वक्त में जुड़ेंगे पाकिस्तान से लाइव। सर जय हिंद। सबसे पहले सवाल तो सर यही है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन तो बहुत वक्त से बन रही थी, लेकिन पीओके का रकस, बलूचिस्तान में बीएलएस का अटैक, तहरीक-ए-तालिबान के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आंख बंद कर कर बैठे हुए हैं। Amit, hope I'm audible. You can hear me. राइट, आई कैन हियर यू। ओके, अमित, सबसे पहले तहे दिल से आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरे बधाई। जहाँ तक जो परिस्थिति आपने व्याख्या किए हैं, यस, ये बिल्कुल सही है। आज के दिन में फील्ड मार्शल मुनीर के पास टाइम नहीं है। वो ईरान और यूएस के बीच में जो एमओयू का पीस टॉक और उसके बाद 60 दिन के दौरान जो उसके ब्रास टैक्स डिस्कस करने, फाइनलाइज करने, उसके पीछे लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो एक सेरिमोनियल हेड की तरह इधर उधर चक्कर काट रहे हैं और कुछ अगर काम करके दिखा रहे हैं तो ये मुनीर साहब की वजह से। लेकिन देश के अंदर मुनीर रहे या ना रहे, बाकी एक आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर। सवाल ये उठता है, क्या हर चीज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल करते हैं, या उनके नीचे जो एक हायरार्की बना हुआ है ये अपना अपना जिम्मेवारी निभाते हैं? आंसर आता है कि जो हायरार्की बना हुआ है उनके नीचे जो डेलीगेटेड पावर और अथॉरिटी है, ये सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। मुनीर साहब एक किस्म का कॉन्सेप्ट, एक डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल वो डायरेक्ट करते हैं, जो कि टाइम टू टाइम वो देते रहते हैं। अभी आइए देखते हैं कि ये क्या है, हायरार्की में क्या उनका क्या कमजोरी है जिसकी वजह से दे धमाके बलोच लिबरेशन जो है अटैक करते जा रहे हैं। डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन 20-30 जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के। और आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ आते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर हो रही है। और तालिबान अफगानिस्तान की बात उठाते हैं तो ये जो लेटेस्ट एरियल अटैक के बाद ये भी उन्होंने शुरू कर दिया है कि अपना ड्रोन के जरिए से लॉन्ग रेंज डीप पेनिट्रेशन अटैक, आईएसकेपी, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट की बात कर रहा हूँ, खोरासन वाला, ये जो बलूचिस्तान की तरफ जो उनका स्टेजिंग कैंप है, और ये
खैबर पख्तूनख्वा में उनका एक स्टेजिंग कैंप है। ये दोनों जगह इसके ऊपर वो अटैक करते हुए रिपोर्ट आ रहे हैं। प्लस दुरान लाइन के ऊपर टाइम टू टाइम ये रिटेलिएशन कर रहे हैं। रिटेलिएशन किसकी? पाकिस्तान का जो एरियल अटैक था उसका जवाब में वो करते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ तनाव बढ़ते जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पे भी परिस्थिति हाथ के बाहर हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली जो यूनिटी हम उम्मीद कर रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, ये यूनिटी को किसी भी तरह पंजाबाइजेशन करके इसके अंदर कुछ लोगों को पेनिट्रेट करके इनका जो यूनिफाइड कमांड या जो गैल्वेनाइज हो रहे थे फोर्स, अभी थोड़ा बहुत मेरे सोच विचार और रिसर्च के मुताबिक दिखने आए हैं कि इनके इनके जो पहले एक अटूट एक संबंध था, एक ग्रुप बन के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे स्ट्रीट के ऊपर, कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा डराव देखने लगा है कि इनका जो लीडरशिप लेवल पे प्रो पाकिस्तानी लीडर होने के नाते आज के दिन में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो मोमेंटम और जो दिशा दिख रहा था पहले, पिछले कोई दिनों के अंदर थोड़ा सा बदलाव मेरे को नजर आने लगा है। लेकिन चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, सवाल ये उठता है क्या हिंदुस्तान इन चीज़ों को देखते रह जाएगा या कुछ इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मान के उसको एक्सप्लॉइट या कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा? तो सवाल का जवाब में मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि 1994 में पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था। पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के बाद एक कार्टोग्राफिक वॉरफेयर जबरदस्त हुआ है 5 अगस्त 2019 को, जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों हिल गए। काफ़ी भी देश उसमें हलचल मची हुई थी। लेकिन उसके बाद चाइना का जो एक्सटेंडेड स्टैंड अप हुआ है गलवान इंसिडेंट के बाद, उसमें कोई उसका इंटेंसिटी या कोई जो मोमेंटम था कोई कम हुआ ही नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान यही हम बोलते जा रहे हैं कि थॉ है बट सेंसिटिव है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ अगर आप देखते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके साथ सियाचिन ग्लेशियर में देर इज नो फायरिंग नाउ, लेकिन आईबी की तरह ये धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ते जा रहा है। बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि इन्हीं का ही डीजीआईएसपीआर साहब चंद एक महीनों पहले, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस बार ये अगर कुछ हमला करेंगे, पाकिस्तान तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ये है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ये पूर्व की दिशा से, ईस्टर्न फ्लैंक से ये अटैक करेंगे। और कैसे करेंगे, क्या होगा उसका रूप और रंग, ये आने वाले समय में शायद हमें देखने में मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जितना ओपन सोर्स में मेरे को पढ़ने में मिला है, काफ़ी मजबूती के साथ, काफ़ी डट के हिंदुस्तान की तरफ से काफ़ी सोच विचार गहरा पूरा एकदम सलाह मशवरा करके कंबाइंड एफर्ट, एक होल ऑफ नेशन के एफर्ट से पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ साथ जगह जगह नए मिलिट्री स्टेशन और रीडिप्लॉयमेंट, रीबैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस किया जा रहा है। प्लस मॉडर्नाइजेशन हो रही है। मॉडर्नाइजेशन मैं 3-4 पहलुओं का हाईलाइट कर सकता हूं। पहले लड़ाई होता था लैंड, सी और एयर के डोमेन से, राइट सर। आजकल साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेस से होने लगा है। मैं चौथा एक जोड़ देता हूं जो कम लोग बात करते हैं, ये वेपनाइजेशन ऑफ न्यूरो साइंस। ये यहाँ पे हुआ है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन मैं एक एक अगला एक नया एक हिस्सा में जोड़ना चाहता हूं। वो हिस्सा जो अभी एक काफी अगली फेस के साथ जन्म ले रहा है बांग्लादेश में, वो है रेडिकलाइजेशन। ये रेडिकलाइजेशन का जो फैलाव है, रोहिंग्या मुस्लिम का मदद लेते हुए ये अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये कैलिफेट बिछाने की कोशिश जारी है। हो पाएगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ एनआईए और हमारा जो नेशनल इंटेलिजेंस अलग अलग जो आर्किटेक्चर और एजेंसीज हैं उनको बधाई देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सिर्फ उनका केवल लड़ाई नहीं है, पूरा देश का हर सिटीजन का कुछ ना कुछ इसमें योगदान और ड्यूटी है। सबको अपना अपना ड्यूटी निभाना नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल से आवश्यक है। बैक टू यू अमित। आई हैव अ क्वेरी सर। अभी पीओके में जो चीज़ें चल रही हैं सर, वो कंट्रोल में पाकिस्तान के है नहीं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बहुत डैमेज किया है, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बलूची विद्रोही ने बहुत डैमेज किया, 40-50 इनके सोल्जर्स मारे गए हैं 2 दिन पहले जो अटैक हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस इनके यहाँ चल रही है। ये सिर्फ
दुनिया को दिखा रहे हैं दे आर सॉवरेन कंट्री और वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, लेकिन असल में अंदर की बात हम और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए अभी करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि जनता खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ पीओके की स्थिति नहीं सर, मतलब आप जो मेन पाकिस्तान का एरिया है, चाहे आप रावलपिंडी की बात करें, चाहे आप इस्लामाबाद की बात करें, उन इलाकों में भी बिजली पानी की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, अनाज की किल्लत है। तो पूरा पाकिस्तान भुखमरी का शिकार है। लेकिन इनका जो पॉलिटिकल रिजीम है, इनके जो आर्मी है, वो नकली मेटल छाती पर लगा के घूमते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वी आर हैप्पी। मैं बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल सहमत हुआ। मैं तो आप तो फिर भी माइल्ड भाषा में बोल रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि परिस्थिति पाकिस्तान की आज के दिन में ऐसा हो चुका है कि ना कि बराबर, एक देश की बराबर की स्थिति में रहने लायक नहीं है। ये चारों तरफ से पूरा जो वायलेंट एक्टिविटीज़ है बढ़ती जा रही है। अगर आप 2023 से लेके अभी तक आप इसको ग्राफिक्स में चढ़ाएंगे, 2023 और 24 इसको माना जाता था पाकिस्तान में और ग्लोबल इंडाइसिस में कि बुर्सिना फैसलों के बाद ये पाकिस्तान नंबर 2 में आता था कि द लार्जेस्ट विक्टिम एज अ टेररिस्ट ऑफ विक्टिम्स। राइट सर। तो ये 2024 को मानते थे उन दिन, उसका जो स्टैटिस्टिक्स लेके कि सबसे ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज़ ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ था। अभी ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, आपका गिलगित बाल्टिस्तान का जो सिविलियन अनरेस्ट है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब और बलूचिस्तान के बीच में जो ये सिंधु नदी से पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, बलूचिस्तान से लेके और पंजाब के अंदर ला रहे हैं, जैसे बहावलपुर की तरह। डेजर्ट काफी खतरनाक डेजर्ट है उस तरफ। तो राइट सर। वहां पे वो जो पानी के खिलाफ एक लड़ाई शुरू हो गई है ऑलराइट सिंधुस्तान सर। के अंदर, और इसी के वजह से वो कहाव बढ़ती जा रही है दोनों स्टेट के बीच में। और चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे मैं खत्म करता हूं कि पाकिस्तान के पास आप इकोनॉमी की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिकलिटी की बात करिए, मिलिट्री माइट की बात करिए, हर एक चीजों के ऊपर, और उनका उनका जो द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, इसकी बात करिए, या उनका गवर्नेंस की बात करिए, ये ऑलराइट सारे जनरल चीजों साहब। में बिल्कुल एकदम पूरा धीरे पड़ गए हैं। कहीं पे कोई काबिलियत नजर नहीं आ ऑलराइट रहा जनरल है। साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम अफ्रेड आप लेफ्ट विथ नो टाइम। आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जनरल साहब इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। दर्शकों,